के बारे में, और दोनों का जो है दोनों का जो है हम क्या करने वाले हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से जो है विवरण यहाँ पर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर शुरुआत करें कि सूचना का अधिकार 2 हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने बात की थी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पृष्ठभूमि की बात करें कि सूचना जो है एक्चुअली सूचना के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। तो सूचना की परिभाषा जो है पहली बात तो धारा 2 में दी गई है। लिखित या इलेक्ट्रॉनिक सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि सूचना में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स भी इसी में आते हैं, जैसे विचार हो गए, मेमो हो गया, इसके अलावा जैसे कोई विज्ञप्ति होती है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत शामिल होंगी, तो हम कहेंगे सूचना के अंतर्गत शामिल होती है, जिसकी परिभाषा धारा 2 जो है उसमें दी गई है। आगे देखिए हम बात करें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि किस प्रकार से जो है इसकी शुरुआत जो है होती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है इस सूचना के अधिकार की जो हम बात करें, तो सूचना के अधिकार को लागू करने वाला जो है पहला देश कौन सा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन ने जो है इसकी शुरुआत की थी, 1766 में की थी। आगे हम बात करेंगे कि 1995 की हम बात करें तो एक जो है संगठन हुआ करता था जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि अरुणा राय के द्वारा जो है संचालित किया गया था, या मैं कहूँ स्थापना की गई थी। और इसी के माध्यम से जो है अरुणा रॉय ने क्या किया था, एक आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है की थी। अब 1997 में पहली बार हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो है गोवा जो है क्या था, सेकंड नंबर पे था। 2001 की बात करेंगे तो 2000 में क्या हुआ था, एक में राजस्थान में लागू हुआ था। और अगर हम बात करें सूचना का अधिकार की हम बात करें, वैसे 2000 लेकिन लागू जो है 2001 में हुआ था। 2005 में जो है इसको एक अधिनियमित किया गया, यानी कि एक अधिनियम के रूप में उभरा, और संपूर्ण देश में जो है 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसी में ही 2019 में क्या किया गया है, कुछ संशोधन भी किया गया है, जिसके माध्यम से जो है कुछ पॉइंट्स जो ऐड किए गए हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का एक एक्ट है, जिसके तहत ये बात की गई थी कि सूचना को अगर कोई सार्वजनिक करता है तो ये क्या है, एक कानूनी तौर पर हम कहेंगे कि दंडित क्या है, एक अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस सूचना के आयोग की हम बात करें कि इसका प्रॉपर जो है एक कारण क्या है, मोटिव क्या है, तो यानी कि एक तो जवाबदेहिता है ना, जवाबदेहिता। दूसरा हम कहेंगे, सीधा सा कहेंगे, प्रशासन में क्या लाना, पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी लाना, और जो है जवाबदेहिता में वृद्धि करना, तथा साथ ही लोकतांत्रिक भावना को सशक्त बनाना क्या है, इसका मेन मोटिव है। और ये हम कभी नहीं भूल सकते कि करप्शन को दूर करना भी कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण रहा है। अगर हम देखिए यहाँ पर अभी हमने बात की, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सूचना के अधिकार से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाल हैं जिन्हें हम केस के रूप में जानते हैं। जैसे राजनारायण वर्सेस यूपी बाल है, जो कि 1976 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। क्या डिसीजन दिया था, इसने कहा था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1) का ए जो है उसके तहत सूचना का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल होता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा केस है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, जो कि 1982 का केस है। तीसरा हम बात करें पीयूष सी एल बनाम भारत संघ, जो कि 2002 का केस है। साथ ही एडीआर बनाम भारत संघ, ये है हमारा 2003 का। अब आरटीआई से छूट प्राप्त ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जहां से जो है सूचना जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते। कौन से अध्याय में, तो हम कहेंगे अध्याय 8 और 9 में जो है उसका क्या किया गया है, उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी कौन कौन सी सूचना है जिनका अध्याय 8 में जो है विवरण दिया गया है, जो सूचनाएं हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण की अवमानना से संबंधित है तो ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है। अगर जिससे किसी देश की एकता, या मैं कहूँ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो है क्या होता है, कोई आर्थिक हित होता है, या फिर मैं कहूँ कि किसी को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं मिल सकती है। व्यवसायिक रहस्य जो बौद्धिक संपदा से संबंधित है, तो इस बारे में जो है सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। संसद हो या राज्य विधानसभा के
जो विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचना है, ऐसी सूचना भी नहीं मिल सकती है। आगे हम बात करें कि अध्याय 9 में कौन सी है जिसमें जो संस्थाएं हैं जिनको जो है छूट प्राप्त की गई, जो फ्री है, जिनकी सूचना नहीं मिल सकती, तो ध्यान रखेंगे जैसे आईबी हो गई, जैसे र हो गया, सीआईडी हो गई, तो इनकी सूचना नहीं दी जा सकती है। जैसे केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो हो गया, इसकी भी सूचना जो है क्या है, नहीं दी जा सकती। जैसे राज्य की अधिसूचना द्वारा कोई विशेषाकृत एजेंसियां हैं तो ऐसी सूचना भी नहीं मिल सकती है। जैसे हम बात करें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसमें जैसे बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आते हैं, तो ये ऐसी सूचनाएं भी किसी को नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर सूचना प्राप्त करने की जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, तो पहले तो सूचना चाहने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसके माध्यम से जो है सूचना यानी कि जिसको चाहिए, अब ये क्या करेगा, ये एक लिखित पत्र देगा किसको, पीआईओ को। पीआईओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है यानी कि पीपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जिससे हम लोक सूचना अधिकारी के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि ये जो लोक सूचना अधिकारी है, ये अध्याय 8 और 9 के तहत इसको निरस्त भी कर सकता है कि ऐसी सूचना आपको नहीं दी जा सकती, या फिर क्या करेगा, अन्य विभाग को स्थानांतरण कर सकता है। कब करेगा, तो हम कहेंगे अतिरिक्त 5 दिन में क्या कर सकता है, इन सूचनाओं को जो है ट्रांसफर कर सकता है। यथाशीघ्र या आवेदन प्राप्ति के कितने दिन, तो हम ध्यान रखेंगे 30 दिन के अंतर्गत जो भी सही सूचना होगी, जो भी तार्किक सूचना होगी, उसको जो है प्रोवाइड कराने का कार्य किया जाएगा। आगे हम यहाँ पर बात करें कि इसकी समय अवधि कितनी होगी सूचना प्राप्ति की, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है कि उस कंडीशन में जो है आवर्स अलग अलग होंगे। जैसे हम बात करें कि अगर मान लीजिए सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी सूचना जो है 48 आवर्स के अंतर्गत जो है प्रदान की जा सकती है। जैसे मान लीजिए यदि आवेदन पीआईओ को दिया जाता है तो 5 दिन इसमें अतिरिक्त शामिल हो जाएगा। यदि सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है तो ऐसी सूचना जो है 40 दिन के अंतर्गत दी जा सकती है, और निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यहाँ पर जो है क्या है, दंड का प्रावधान भी किया गया है। आगे हम बात करें अपीलीय प्रावधान, यानी कि यहाँ पर 2 चीजें हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सूचना देने वाले से जो है खुश नहीं है, या सूचना से संतुष्ट नहीं है कि जो सूचना दी गई है उसमें कुछ त्रुटि है या गलत सूचना दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, पहली अपील जो है वो 30 दिन के अंतर्गत की जा सकती है, और सेकंड अपील जो होगी वो ध्यान रखेंगे वो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के प्रथम अपील निर्णय से, मतलब जिस दिन जो है उसने प्रथम अपील निर्णय दिया था उसके दिन से लेकर जो है 90 दिन के भीतर सेकंड अपील जो है की जा सकती है। आगे यहाँ पर हम बात करें कि आरटीआई एक्ट के तहत जो है दंड के प्रावधान क्या क्या है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आर्थिक जुर्माना, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि यहाँ पर जो है ये दंड का प्रावधान कितना है, तो ध्यान रखिए 250 रुपए प्रतिदिन तो है ही है, और अधिकतम सीमा जो है वो इसकी कितनी है, 25,000 रुपए तक की जो है सीमा है, और ये किस पर, तो पीआईओ पर जो है लगाया जा सकता है। दंड के आधार क्या क्या हो सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि अगर जो है किसी व्यक्ति ने सूचना मांगी थी लेकिन उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी, मतलब कारण बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो क्या कारण है जिस वजह से नहीं की, लेकिन किसी बिना कह सकते हैं कि उचित कारण के जो है एक्सेप्ट नहीं करता है ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए गलत सूचना दे देता है जिसमें कोई त्रुटि होती है, या जानबूझकर ऐसा करता है, तो ये कंडीशन में क्या हो सकता है, उस पे 250 रुपए प्रतिदिन और 25,000 तक की जो अधिकतम सीमा है उतना उसको दंड से जो है दंडित किया जा सकता है। आगे हम बात करें कि आरटीआई एक्ट 2019 में जो संशोधन हुआ है, तो उस संशोधन के तहत क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है हम बात करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, या फिर हम यहाँ पर बात करें तो सीआईसी और आईसी के वेतन भत्ते जो है और शर्तें जो है वो कौन निर्धारण करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा जी जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंस करके पढ़ें कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, स्ट्रक्चर कैसा है दोनों का, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्थापना की, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी कब, केंद्र की गजट अधिसूचना में जो है इसको जारी किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। और वही हम राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 18 अप्रैल 2006 को जो है क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा है, तो पहली
पहली बात तो स्ट्रक्चर में कौन कौन शामिल होगा, एक जो है यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अनधिक मतलब 10 से जो है क्या नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे मैक्सिमम जो है यहाँ पर 10 अन्य सूचना आयुक्त जो है हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो 1+6 की बात करेंगे तो ये वर्तमान में है। राज्य सूचना आयोग में हम बात करेंगे तो वही सेम कंडीशन है, 1 तो होगा ही होगा, यानी कि जिसे हम मुख्य सूचना आयुक्त के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ ही मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 सूचना आयुक्त और हो सकते हैं। यहाँ पर हम वर्तमान की बात करें तो 1+4 है। अब नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा। मैंने कहा था कि अकेले कोई भी काम नहीं करता है, तो यहाँ पर एक समिति होगी, एक कमेटी होगी, 3 सदस्यीय समिति, और ये 3 सदस्यीय समिति जो होगी इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो एक तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि अध्यक्ष के रूप में होंगे, एक यहाँ पर लोकसभा विपक्ष का नेता, और एक यहाँ पर पीएम के द्वारा नामित जो कैबिनेट मंत्री होगा वो इसमें शामिल होता है। वैसे राज्यपाल के द्वारा जो है समिति की कंडीशन पर जो है इसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। कौन कौन होगा, तो मैंने कहा 3 सदस्यीय समिति होगी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, विधानसभा विपक्ष के नेता, और हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा नामित जो है कोई भी क्या हो सकता है, कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हो सकता है। यहाँ पर देखिए कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में कब तक मिलने लगेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, किस किस को मिलेगी? पहले जो है अलग था, परंतु वर्तमान में हमको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष 65 वर्ष में से जो भी पहले हो, और इसका निर्धारण जो है, बात क्या है कि अगर मान लीजिए कार्यकाल से संबंधित कोई भी चीज इनको निर्धारण करनी है तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम है, 3 वर्ष 65 पर जो भी पहले हो, और निर्धारण केंद्र सरकार, तो दोनों में ही ध्यान रखना है कि दोनों का ही निर्धारण किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, सांविधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, ये जो है किसी विधि के तहत जो है क्या हुआ है, इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है, सांविधिक है। तो इसको भी किसी विधि के तहत ही बनाया गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सांविधिक हो जाएगा। और पूर्णता कैसा है, स्वायत्त शासी जो है निकाय है। आगे हम बात करेंगे कि मान लीजिए त्याग पत्र देना हो तो यहाँ पर जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा, जो मुख्य सूचना आयुक्त भी होंगे, तो ये जो है यहाँ पर राष्ट्रपति को देगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की, तो ये किसको देंगे अपना त्याग पत्र, राज्यपाल को देंगे। यहाँ पर पद से हटाने की बात की जाए तो आधार क्या होगा, तो आधार ध्यान रखेंगे 2 आधार है, कौन कौन से, मोस्टली यहाँ पर 2 ही आधार के बारे में बात की गई है, एक तो सिद्ध कदाचार और दूसरा कौन सा होता है, अक्षमता के आधार पर जो है इनको हटाया जा सकता है। आगे हम बात करें कि राष्ट्रपति जो है हटाएगा तो सही, लेकिन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इनको हटाया जाएगा। सेम प्रोसेस राज्यपाल हटाने का कार्य करेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। आगे हम यहाँ पर बात करें कि जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे हम वार्षिक प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं, तो वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये किसको देगा, केंद्र सरकार को, जबकि ये जो है किसको देगा, राज्य सरकार को देने का कार्य करेगा। यहाँ पर वेतन भत्तों का निर्धारण की हम बात करें तो दोनों ही जगह, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की बात हो या राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो, तो दोनों में ही वेतन भत्ते का निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर मुख्यालय की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, जबकि हम राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है, और बेंच की बात करें तो ये जो है जोधपुर में है। आगे देखिए अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला जो है प्रथम केंद्रीय सूचना मुख्य आयुक्त थे, जबकि